स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पहले तो विपक्षी जहां तहां विरोध कर रहा था, लेकिन अब क्या सरकार कटघरे में इसलिए भी खड़ी हो गई है क्योंकि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो, उन्हें भी मुस्लिम वोटर चाहिए, नीतीश कुमार हो जेडीयू वाले, उन्हें भी मुस्लिम वोटर चाहिए, एनडीए के तमाम साथी जो इफ्तार पार्टी करते हैं जिसमें चिराग पासवान शामिल है, जिसमें जीतन राम मांझी शामिल है, इन सबको भी क्या मुस्लिम वोट चाहिए और इसीलिए खुद बीजेपी की सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है। देखिए, अलविदा जुमे की नमाज पर आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और खास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने विरोध में काली पट्टी हाथ पे बांधकर नमाज पढ़ने के लिए वो गए। अब सवाल यही है कि एक तरफ इस बिल पर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ सौगातें मोदी दी जा रही है, तो आखिर बीजेपी की मंशा क्या है? विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसमें कितना दम है, खास तौर पर मुस्लिम संगठनों के? क्योंकि बीजेपी का यह आरोप है कि वक्फ की जो संपत्ति है, वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों के पास है, तो जो गरीब मुसलमान है उसको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत कीजिए। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉली शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ी हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, नेता हैं जेडीयू के, तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए। मोहम्मद फैज खान साहब जो कि कन्वीनर हैं एमआरएम के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हाजिक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पहले आपको जरा ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा हो? हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालफत में हैं और सदन से, सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्या मतलब आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे हैं आप पार्लियामेंट में? और कोर्ट को चलो, कोर्ट तो है, एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं? वक्फ के नाम पर कम्युनल ब्लैकमेलिंग के धंधे से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि पूरे वक्फ के सिस्टम को या वक्फ के एक्ट को उन्होंने जो है वो आसमानी किताब बना दिया है। ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం, ఆస్తులు కాపాడతాం, ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్య। ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। अगर आज ये काम नहीं करोगे तो कल स्टेट की सरकारें बेकार हो जाएंगी, पंगु हो जाएंगी। ये जो केंद्र सरकार फैसले कर रही है पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई लोग इसको हिंदू मुसलमान के मुद्दे के चश्मे से देखते हैं, लेकिन बात देश की है, देश की संपत्ति की है। अगर डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन और संपत्ति वक्फ के पास है, तो ये देश की नीति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है जिस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ रहा है। और इसीलिए शहजाद पूनावाला जी, विरोधियों को तो आपको संभालना ही है, लेकिन आपको चंद्रबाबू नायडू को संभालना है, आपको नीतीश कुमार को संभालना है, आपको चिराग पासवान को संभालना है, जीतन राम मांझी को, क्योंकि इनके 36 सांसदों के साथ ही आपकी सरकार चल रही है और वो कह रहे हैं मुस्लिमों का ख्याल रखेंगे। तो हम कौन सा मुस्लिमों के खिलाफ कर रहे हैं? ये वक्फ का जो पूरा का पूरा उद्देश्य है संशोधन लाने का, ये गरीब, बेवा, पसमानदा मुसलमानों के अधिकार के लिए ही है। उल्टा मैं आपको नाम भी बताता हूँ, इस वक्फ बिल का नाम है उम्मीद। उम्मीद का मतलब क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो इसका मतलब यह है कि ये तो मुसलमानों के अधिकार के लिए। और जिस चंद्रबाबू नायडू की बात कर रही है ना आप, अब चंद्रबाबू नायडू जी ने हमारे पंडितों की सैलरी भी 25,000 की है। चंद्रबाबू नायडू ने केवल मुसलमानों की बात नहीं की है, वहाँ पर 50% सैलरी बढ़ाई है। हमारे बाकी के मंदिरों के जो पुजारी है उनकी भी, उन्होंने वेद विद के लिए भी 3,000 रुपये का प्रबंधन किया है। और जो सरकार के अधीन आते हैं मंदिर, उनमें हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट मिले, उसका भी प्रावधान किया है। तो मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू जी ने किसी एक धर्म विशेष के बारे में नहीं बोला। पर देखिए, अभी आपने बाइट सुनाई असदुद्दीन ओवैसी की। एक साल पहले जब मैं अंजना जी के शो में आता था, किरदार वही थे, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते थे
अंजना जी, ये सीए कानून आ जाएगा, नागरिकता छिन जाएगी मुसलमानों की। 1 साल हो गया, इंप्लीमेंट हो गया कानून, एक मुसलमान की नागरिकता छिनी क्या? नहीं छीनी। अब ये क्या बोल रहे हैं? सीए हटा दो, वक्फ ले आओ, वक्फ का कानून आ जाएगा, मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान जो है छिन जाएंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये वक्फ के अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन की किसने? 1976 में इंदिरा गांधी जी की एक सरकार की रिपोर्ट ने, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने, 9th जेपीसी रहमान खान की रिपोर्ट ने 2008 में क्या कहा कि नॉन मुस्लिम्स को भी इस कमेटी में लाओ, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दो, एफिशिएंट मैनेजमेंट करो। सिर्फ 163 करोड़ रुपए इनकम आती है 37 लाख एकड़ जमीन की। 37 लाख एकड़ जमीन मतलब 37 बार मुंबई की स्पेस, सिर्फ 163 करोड़ इनकम। इसका मतलब जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा है, उसको अधिकार नहीं मिलता। केवल कुछ अमीर मुसलमान इन राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर इस जमीन को लैंड हड़प लेते हैं, गरीबों का अधिकार मारते हैं। और आखिरी बात, अब देखिए अननेचुरल क्लेम्स देखिए, ये वक्फ के नाम पर 1400 साल पहले इस्लाम नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कहते हैं 1500 साल पुराना गांव हमारा है, महाकुंभ की जमीन हमारी है, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, ईडन गार्डन हमारा है, ताजमहल हमारा है। भाई शाहजहां भी कब्र में लौट रहा होगा, बोल रहा होगा कि मैंने तो मुमताज महल के लिए बनाया। आप कह रहे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान की बात करने वाले, और ये आखिरी में संविधान की बात करते हैं। AIMPL भी बोलता है पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। तेजस्वी यादव बोलते एक हो जाओ, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। एक होंगे, सेफ होंगे बोलेंगे तो कॉम्युनल है, और मुसलमानों को एक करना, भड़काना, ये बड़ा सेकुलर है। और इनके बोटी बोटी इमरान मसूद बोलते हैं कि मैं AIMPLB के साथ खड़ा हूं, जो AIMPLB बोलते हैं हश्र दिखा देंगे। धर्मेंद्र यादव बोलते हैं कि संसद चलने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सिविल वॉर की बात करने वाले लोग, ये संविधान है, ये मोहब्बत की दुकान है? नहीं, ये केवल और केवल वोट बैंक की दुकान है, और भाईजान भाईजान है। चलिए डॉली जी, अब आप इसका जवाब दीजिए, मोर्चा संभालिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने कोट करना चाहती हूं। दरअसल 23-24 में, साल 2023-24 में जो शुद्ध आय है वक्फ संपत्तियों का, वो 1.25 करोड़ है, 1.25 करोड़। और सोचिए कि सच्चर कमेटी ने तभी अपने रिपोर्ट के अनुसार कहा था कि 10% आय मुमकिन है, जो कि लगभग 12,000 करोड़ है। लेकिन कमाई कितनी हो रही है? 1.25 करोड़। बदलाव करने से आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? मैं ये कहकर अपनी बात शुरुआत करूंगी कि वक्फ तो बहाना है, असल में बस मुद्दा बनाना है, बस मुद्दा बनाना है। कैसे? इन्होंने कहा 1976 में इंदिरा जी ने बात कही, हाँ कही, लेकिन क्या चर्चा की बात इंदिरा जी ने नहीं की होगी? लेकिन अब क्या हो रहा है? बिना चर्चा के आप पास किए जा रहे हैं। समाधान किसी भी चीज का तभी होता है जब उस पर एक प्रॉपर संसद में डिबेट की जाए, उस पर आप बात करें, विपक्ष को सुने, विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार क्या कहना चाह रही है। आप बिना चर्चा के बिल पास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसे कई बिल रुकवाए, आपके चैनल पे भी चर्चा हुई, जहां आपके हक छीने जा रहे थे, आपके फोनों में झांककर आपका डेटा कभी भी निकाल लिया जाता। वो ऐसे बिल लाकर बिना चर्चा के ये पास कराने की तैयारियां कर रहे थे। आज भी हम कह रहे हैं लाइए ना, पर चर्चा तो कीजिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, हो सकता है जेपीसी में क्या हुआ? चर्चा नहीं हुई जेपीसी में? बिल्कुल नहीं हुई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कहाँ चर्चा? बिना चर्चा के पास हो रहे हैं अंजना जी, बिना चर्चा के बिल पास हो रहे हैं। ये जो है बिना विस्तृत चर्चा के हर बिल पर मंजूरी, अरे ये तो सीधा संविधान पर हमला है। अल्पसंख्यक संविधानों पर, संस्थाओं पर को बदनाम करने की साजिश है। आप कहीं तो राशन पे राशन बांटते हैं, अल्पसंख्यकों को बिहार में चुनाव आ गया तो राशन बांटो, और कहीं इस तरीके की बातें कर रहे हैं। होली पर आप सिलेंडर तो दिल्ली वालों को दे नहीं पाए, हिंदुओं को। अब आपको चुनाव दिख रहा है, आपको जेडीयू को भी साधना है, अपने अलायंस पार्टनर्स को भी साधना है, तो आप जो है इस तरीके के काम करने लग गए। सत्यप्रकाश जी करिए, हाँ। सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए करिए। सत्यप्रकाश जी जल्दी से भाईचारे को बनाकर करिए। 12% मुस्लिमों ने वोट किया बिहार में एनडीए को। अगर आप आंध्र प्रदेश के नंबर्स देखें तो टीडीपी और जनसेना को 32% मुस्लिमों ने वोट दिया, 4% बीजेपी को, तो 36% वोट एनडीए की तरफ गया। ऐसे में क्या आपको मुस्लिम वोट चाहिए? और अगर चाहिए तो वक्फ बिल पर जो ये नाराजगी है उसको कैसे आप संभालेंगे? अंजना जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत की कि क्या मुस्लिम वोट ही चाहिए। हमें समाज के हर वर्ग का वोट चाहिए, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो। समाज के आखिरी हाशिए तक विकास की रोशनी पहुंचाने वाले नीतीश कुमार जी को 4 बार लगातार बिहार की जनता ने सत्ता दी है और सम्मान के साथ दिया है।
हमने उन प्रयासों को बिहार में करने की कोशिश की और करके दिखाया कि जो 1989 का दंगा का फाइल था, जिस पर लालू प्रसाद यादव जी 1990 में मुख्यमंत्री बनते चुपचाप बैठ गए, कांग्रेस समर्थन में उसी सरकार के थी और 15 साल तक खामोश रही, कभी किसी को सजा नहीं मिली। नीतीश कुमार जी जब नवंबर 2005 में बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो इस वादे के साथ लिया था कि भागलपुर के दंगे अभियुक्तों को, दंगा पीड़ितों को न्याय मिलेगा। सारे दंगा अभियुक्त जेल भेजे गए और दंगा पीड़ितों को न्याय मिला। तो हम इसको वोट के लिए नहीं कर रहे थे। दंगा पीड़ितों को न्याय मिले, मुस्लिम समाज को न्याय मिले, ये नीतीश कुमार जी की विचारधारा का एक प्रमुख बिंदु रहा। एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैं उस पर आता हूं लौट के। एक सवाल सुनिए ना जी। इफ्तार, आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, इफ्तार पार्टी हर वर्ग का वोट चाहिए। हाँ, हर का चाहिए ना। तो फिर इफ्तार पार्टी करते हैं, हमने ऐसा नवरात्र पार्टी तो सुना नहीं किसी नेता को करते हुए। मैं आता हूं उस पॉइंट पे। नवरात्रि में नीतीश कुमार जी पटना के हर पंडाल जाकर के आरती करते हैं माता का। आपको ये देखना पड़ेगा कि छठ में जाते हैं वो तो गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व, जो 350 प्रकाश पर्व था 350 वर्ष होने पर, उस पर उन्होंने दुनिया में एक भव्य प्रकाश पर्व मनाया पटना में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना साहब। तो नीतीश कुमार जी इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द और सबके हक के लेकर के बात करने वाले नेता हैं। वक्फ बिल जब आया था तो बिहार में मुस्लिम संगठन उनसे मिला था और उन्होंने जो भी सुझाव और आपत्ति दर्ज कराई, जेपीसी में जो हमारे पार्टी के मेंबर थे दिलेश्वर कामत जी ने, उन्होंने वो सारी आपत्ति और सारे सुझाव जेपीसी में दिए हैं। अभी बिल पार्लियामेंट में पूरी तरह आया नहीं है, जेपीसी उस पर चर्चा कर रही है, तो चर्चा उस पर होगी, देश भी चर्चा करेगा। और यदि कोई प्रगतिशील समाज, यदि कोई न्यायवादी व्यवस्था को जन्म देना चाहता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है, अभी आपका अगर जमीन कोई कह दे कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है तो आप सिर्फ ट्रिब्यूनल पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये सिद्धांत समाज में संविधान और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ जरूर है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में इस पर बहस हो कि आखिर वक्फ की जमीन जिस मकसद से दी गई, वक्फ की जमीन एक मकसद से दी जाती है कि कोई इस संसार को विदा होने से पहले लिख के गया कि चलो मेरे जमीन में स्कूल चलाना। हाँ। तो ये कौन तय करेगा कि क्या उस जमीन में स्कूल चल रहा है या उस पर रेस्टोरेंट पट्टे पर दे दिया गया? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी साहब 3000 करोड़ का जमीन दबा के बैठे हैं। जो महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड का चीफ है 250 करोड़ का जमीन दबा के बैठा है। ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं। तो ऐसे कब जांच करके सामने ये आएगा? हाँ। मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज को विश्वास में लेकर इस पर बहस और होना चाहिए। अभी बिल आएगा, जनता दल यूनाइटेड या जितनी टीडीपी, इस तरह की जो भी पार्टियां हैं, वो ये मानती हैं कि समाज जो आगे बढ़ रहा है, प्रगतिशील समाज, उसमें एक विवेकपूर्ण फैसला और वक्फ बोर्ड को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने वाला फैसला होना चाहिए। उसके बाद बिल पर फैसला। देखिए आजकल हो क्या रहा है, हम लोग को पुराने राजशाही में ले जाना चाहते हैं, जहां पे महाराज बैठते थे, जहां अपना इस व्यक्ति से गलती हुई ऐसा पता चला है, बुलडोज कर दिया जाए। उठते उठते राजा साहब कहते थे हुक्म की तालीम हो। ये हुक्म की तालीम होगी? ये बाबा साहब का संविधान है, राजशाही नहीं है। और बाबा साहब के संविधान में अगर आपको कानून बनाना है तो आपको पार्लियामेंट से बिल पास करना पड़ेगा। आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी क्यों बनाई जाती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आपने बनाई कि आप विपक्ष की राय लेंगे, विपक्ष के सुझाव को मानेंगे, लेकिन आपने विपक्ष के सुझाव को नहीं माना। विपक्ष ने अपनी राय दी, आपने उसको कंसीडर नहीं किया, तो विपक्ष अपना विरोध जता रहा है। आप कंसीडर कीजिए, आप मेरा भी तो हक मानिए ना। जिस जनता ने आपको चुना है, उस जनता ने हमें भी विपक्ष में बैठाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बोलें। क्योंकि किसान बिल इसी तरह से पास किया गया था, विपक्ष चिल्लाता रह गया कि हम आपको सजेशन देना चाहते हैं, मजबूत किसान बिल किसान के फायदे के लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने तानाशाही में आके बिल पास करा दिया। उसके बाद किसान धरने पे बैठा, कितने किसानों की मौत होगी, उन परिवार के जिम्मेदार कौन होगा? जो किसानों की मौत हुई, बाद में आपने बिल वापस लिया। तो इस तरह से आप करना चाहते, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, कभी आप ले आओगे इसमें सीए ले आओगे, एनआरसी ले आओगे, आप वक्फ बोर्ड ले आओगे। क्या कहना चाहते हो? समाज के अंदर कौन सा मैसेज देना चाहते हो? सिर्फ नफरत की बात करना चाहते हो? आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी नजर जमीनों पे है, आप चाहते हो कैसे जमीन को हम कब्जा कर लें। मैं कहता हूं अगर कोई जमीन किसी ने, जैसे वो कह रहे थे कि आपने जमीन किसी ने ले ली है, 3000 एकड़ किसी के पास, इधर बताइए कौन कब्जा कर लेगा जमीन? कौन कब्जा कर लेगा? ये कह रहे हैं ना कि जमीनों पे कब्जा कर लिया है, किसी के पास 3000 एकड़ है, किसी पे 4000 एकड़ है। तो किसने आपको रोका? किस पे 3000 एकड़ है, 4000 एकड़ है? तो आपने क्या किया अब तक? भाई आपकी बिहार में सरकार है, नीतीश जी, आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर है, बिहार में आपकी सरकार है,
आपने क्या कार्रवाई की किसी के ऊपर में? क्या आपने नोटिस दी किसी को? किसी से पूछा? आपने बुला के पूछा कि आपका जमीन है तो कहां से आई? पूछना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे आपके बीच में जो हमारे आपके मुद्दे हैं, जो मुद्दे हम आप उठाना चाहते हैं, जो हमसे आपसे रोज संबंधित मुद्दे हैं, उस पर बात ना हो जाए, इसलिए हम लोग को उलझाए रहते हैं। कभी कभी ले आएंगे होली में संबल खड़ा कर देंगे लाके कि संबल में ये हो गया। अरे कानून व्यवस्था आपकी है, संबल में दंगा हो गया। जल्दी से सुनिए, लास्ट बात अन्ना जी, लास्ट अरे लास्ट बात तो हो जाए। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आदरणीय अंजना जी, अल्लाह ना करे आपका सोने का नेकलेस चोरी हो जाए और आपको शक हो 100 लोगों पर कि इनकी तलाशी ले लो जी। कुछ अच्छा बोलिए। हाँ, सोने की अल्लाह ना करे, मैंने कहा अल्लाह ना करे। हाँ। अल्लाह ना करे कभी आपके सोने का नेकलेस चोरी हो। हाँ। लेकिन हो गया और आपको 100 लोगों पर शक हो कि इन 100 की तलाशी ले लो, उनमें 95 तो तैयार हो जाएं कि हम तलाशी देने तैयार हैं और 5 कहें हम तलाशी लेने नहीं देंगे, तो समझ जाइए उन 5 लोगों ने ही चोरी की है। आम मुसलमान वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहा है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के लोगों ने चोरी की है वही विरोध कर रहे हैं कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उनके जेब से सोने का नेकलेस निकल जाएगा, उनकी जेब से नकदी निकल जाएगी, सारी प्रॉपर्टी निकलकर बाहर आ जाएगी। आम मुसलमान तो इस बात का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके लिए अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, महाविद्यालय बनेंगे, तमाम सुविधाएं आएंगी, यहां तक कि 2 हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आ जाएंगे, 2 महिलाएं भी आ जाएंगी। आज दरगाहों में सबसे ज्यादा डोनेशन हमारे सनातनी भाई देते हैं। अभी हम यहां चर्चा कर रहे हैं ना, कोई ना कोई 100 रुपए 200 रुपए किसी दरगाह में डाल रहा होगा। डेली 1 करोड़ रुपए, महीने का 30 करोड़ रुपए हिंदू भाई वक्फ बोर्ड को देते हैं। तो यदि 2 भाई आ जाए, बहन आ जाए, तो इसमें समस्या क्या है? पारदर्शिता आ जाएगी, कलेक्टर साहब के हाथ में सब कुछ आ जाएगा, इसलिए इनको दिक्कत है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलेगा। यह नहीं कि खाली वक्फ ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश का भोपाल में है तो बेचारा बालाघाट वाला भोपाल दौड़ लगा रहे, नहीं, वो अपने सेशन कोर्ट में भी अब उस मामले का फैसला कर सकेगा। इतना ही नहीं, ये लोग विरोध किस स्तर पर कर रहे हैं आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जगदंबिका पाल जी का क्या हश्र कर देंगे, चंद्रबाबू, नीतीश कुमार इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। वक्फ का बिल नहीं, ये सांप का बिल है, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं इनके लिए, जो कि निदा फाजली जी ने कही है कि कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। इनके हाथ में आज इस्लाम रह गया, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसलिए कह रहे। और मैं बताऊं, ये कह रही थी कि बातचीत नहीं हुई है। JPC में मैं गया था, जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनसे बात कीजिए ना। JPC में मैं गया था, ब्रिजलाल जी वहां पर जो पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि बेस्ट प्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया है। लेकिन ये AIMIM और कांग्रेस वालों ने गुंडागर्दी की, हमें बोलने से रोका वहां पर। हमने ये बुक तैयार की है, रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम, वक्फ बिल 2024, और इसमें हमने बताया 150 पेज में कि कैसे ये इस्लाम का सम्मान है और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। इस हाज़िर खान साहब गुंडागर्दी हो गई, सरकार ने कुछ किया ही नहीं। जिससे चोरी की है या जमीन दबा के बैठा है वही विरोध कर रहा है। आम मुस्लिम खुश है कि शायद उसके भले के लिए इस पैसे से, इस कमाई से कुछ हो। देखिए अंजना जी, बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो है वो अब से नहीं है, सैकड़ों सालों से है। वक्फ जब से हिंदुस्तान बना है, उससे पहले भी, अंग्रेजों के जमाने में भी था, उससे पहले भी था, अटल जी के टाइम भी था, अटल जी के जमाने में भी था। हाँ। हम ये कहते हैं कि चोर कौन है इसका तो पता होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की सरकार 25 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, उसका अध्यक्ष कौन है? और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। 15 साल से बिहार में सरकार है, 7 साल में उत्तर प्रदेश से सरकार है। चोरी कर देता है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, और चेयरमैन है सरकारी, और सरकार के लोग चोरी कर रहे हैं। आप इल्जाम लें दूसरों पे। हम ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। और सर एक मिनट, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी को निभाना सरकार की जिम्मेदारी है
कि जो लोगों की जरूरतें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, खोले जाएं उस पैसे से, ये अच्छी बात होती है। तो खोला क्यों नहीं? इतने सालों तक कर क्या रहे हैं उसका? सरकार कौन किसके पास थी? अरे सरकार में हमारे मुसलमानों के पास नहीं थी। सरकार का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मालिक होता है, पूरे प्रदेश का मालिक है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी जी कह रहे हैं कि चोरी हो रही है, और 7 साल से योगी जी की सरकार है, और उसमें ये नहीं पता उन्हें कि चोरी चेयरमैन कौन है चोरी वाले डिपार्टमेंट का, ये तो बता दो। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अनुराग जी, अभी तक क्यों नहीं किया? अनुराग जी, आपके भी सवाल का जवाब देना है तो कृपा नहीं, बोलो बोलो बोलो। देखिए, सबसे पहले मौलाना साहब की आप लोग हाथ उठाइएगा जिसको सवाल पूछना है। मौलाना साहब की बहुत इज्जत करता हूं, पर उन्होंने गलती से शायद बोल दिया कि वक्फ हिंदुस्तान बनने से पहले था। हिंदुस्तान हजारों सालों से है, तो वक्फ आपका अभी आया है। हिंदुस्तान तो 5000 प्रॉपर्टी हमेशा से थी। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज सर। हाजिक साहब, दूसरी बात, अब देखिए डॉली बहन मेरी सही बोल रही थी, वक्फ बहाना है। वक्फ बहाना है, दंगे भड़काना है, वोट बैंक की दुकान सजाना है। और वो कह रही थी कि चर्चा नहीं हुई, सच्चर कमेटी रिपोर्ट बता दी, 9 जेपीसी रहमान खान की दिखा दी, ये अभी जेपीसी दिखा दी। मैं उसके अलावा आपको कोट करके बताता हूं। 13/7/2023 मुंबई में मीटिंग हुई, 21/7/2023 फिर से मुंबई में मीटिंग हुई, 24/7/2023 इसी विषय में वक्फ के अधिकारियों की ये दिल्ली में मीटिंग हुई। वैसे 20 जुलाई 2023 में मीटिंग हुई, 7 नवंबर 2023 में मीटिंग हुई, अनेकों मीटिंग चर्चा हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट गलत है तो उस सच्चर कमेटी रिपोर्ट के पैरोकार क्यों करते थे? प्लीज सर, एक 10 सेकंड और। तीसरी बात, अभी ये अनुराग भदौरिया ने कही कि देखिए ये मुसलमानों की बात करते हैं। सर, आप लोगों ने मुसलमानों के लिए किया क्या? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नैली, अहमदाबाद, जलगांव दंगों के अलावा क्या दिया आपने मुसलमानों को? आज मुसलमान को 1 लाख लोग हज जाते थे, आज 2 लाख लोग जा सकते हैं, बिना मेहरम के जा सकते हैं। आज 70% से 30% आपका ड्रॉप आउट रेट कम है। आप रोजे से एक अनुराग जी 10 सेकंड। अनुराग जी ने अभी बोला कि ये जो बातें हैं ये चोरी कौन कर रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने अनवर मणिपड़ी को माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया था। अनवर मणिपड़ी ने रिपोर्ट दी कि 2 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस के नेताओं ने किया है। 59,000 एकड़ में से 29,000 एकड़ इन्होंने लूट ली है। ये कांग्रेस की रिपोर्ट आई है। और आखिरी बात, कांग्रेस पर आप क्यों बोलने लगते हैं? रुकिए ना खान साहब, माइक मत उठाइए। देखिए, आखिरी बात, मुद्दे की बात अभी अनुराग ने कही, मुद्दे की बात। मुद्दे की अनुराग जी, नीतीश जी के जमाने में बिहार की जीडीपी 8 लाख करोड़, लालू जी के जमाने में 50,000 करोड़। नीतीश जी के जमाने में 10% ग्रोथ रेट, लालू जी के जमाने में 1% ग्रोथ रेट। नीतीश जी के जमाने में 35 यूनिवर्सिटी, लालू जी के जमाने में अनडिवाइडेड बिहार में 10 यूनिवर्सिटी। अनडिवाइडेड बिहार लालू जी के जमाने में 10,000 बेड हॉस्पिटल के, आज 35,000 बेड। आप 5 आंकड़े गिना दीजिए बिहार में क्या किया आपने। आप 5 आंकड़े लालू जी के गिना दीजिए। 5 सेकंड सवाल है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, उन्होंने नीतीश जी की बात की। इनकी सरकार नीतीश जी की कितने साल की हो गई बिहार में? अब 20 साल को उनके 15 साल के 20 साल की सरकार होने को आ गई है। 20 साल की सरकार में बिहार के बच्चे यहाँ भी बैठे हैं, वो बता देंगे कि बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ। उनको पढ़ने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है। आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, जिता देंगे, आपको दर्द होने लगा। बिहार के बच्चे, सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं। देखो ये गलत बात है, हम आपके बीच में आपकी सारा झूठ मैंने सुना, अब मैं बोलने लगा तो आपको दर्द होने लगा। बिहार के बच्चे, सुनिए ना, मैं बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में बोला, झगड़ा मत कीजिए, मैं झगड़ा करने नहीं आया। अरे आप तो कह रहे थे बुखार है अभी, अभी नहीं, अभी तो बेवफा जमाने पे तंग कर रहा था वो, आप क्यों बुरा माने? डिबेट करने आए हम लोग, लड़ने थोड़ी आए। सवाल है, बिहार से फिर बच्चे पलायन करके क्यों आ रहे हैं लगातार? अब तो वहाँ लालू जी का शासन नहीं है, लास्ट कम से कम 20 साल की मानते हैं लालू जी का शासन। सुनिए मेरी बात, इन्होंने कहा तो लालू जी का शासन नहीं चलेगी डिबेट भाई। मैं तो आपके बीच काम किया है, दुश्मन भी ना करे, डिबेट नहीं होगी। देखो फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो फिर उछल उछल के भागने, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ तो नहीं जा रहे हो, कमाल की बात करते हो, भागने लगेंगे। ये लोग वैसे लोग हैं, इनके बीच में बोलो तो भागने लगते हैं, सत्ता का डर दिखाएंगे। अब मैं आपको सुना, मुझे सुनिए। अब लालू जी की सरकार वहां नहीं है, सरकार किसकी है? नीतीश जी की है। तो सवाल नीतीश जी तो होगा कि बच्चे वहां से क्यों भाग रहे हैं, क्यों बिहार से और उत्तर प्रदेश से बच्चे दिल्ली में आके पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं। आपने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी, तो इतना अच्छा आपने वहां एजुकेशन व्यवस्था कर दी है, तो क्यों भाग के आ रहे हैं? इसका जवाब नहीं है। ये क्यों जवाब नहीं पता आपको? सत्यप्रकाश, इसका जवाब आप दीजिए। सत्यप्रकाश, मेरी बात सुनिए, बच्चे पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये नहीं, लास्ट लाइन ले लीजिए। देखिए सवाल ये है, ये बार बार बात करेंगे
चले जाएंगे अभी बेंगलोर, कहेंगे वहां पे मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मैंने कहा, मुस्लिम वर्ड नहीं यूज किया था, मैंने कहा हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप हिंदुस्तानी हैं। हम गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन आप हमको बांट के राजनीति करना चाहते हो, क्योंकि आप अंग्रेजों से सीख के आए हो कैसे हमको बांट के रूल करना है। हमारे आपके बांट के राज करना चाहते हो, हमेशा हर बात पे हिंदू मुस्लिम, हर बात पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना चाहते हो आप। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, और आप हमारे हिंदुस्तानी की समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? क्यों हमें बांट के रखना चाहते हो? कभी वोट लाओगे, कभी सीए लाओगे, कभी एनआरसी लाओगे, और हमारे ये नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हिंदू मुसलमान की एकता से ही देश चलेगा, लेकिन अनुराग जी उसमें झांकते रहते हैं कि कहा थोड़ा सा मुसलमान हमारी तरफ आ जाए। इनके नेता का संसद में बयान रहा है कि नहीं हम तो हिंदुओं का है ही नहीं, हम तो सिर्फ मुसलमानों के, लेकिन हम सबके हैं। नीतीश कुमार सबके हैं। अब रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कब बोला? आपके बीच नहीं बोल रहा था मैं, झूठ बोल रहे हैं। पहले सभ्यता रखिए, ये झूठ बोल रहे हैं। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, और उच्च शिक्षा में पहला राज्य है बिहार जिसमें लड़कियों को 33% आरक्षण उच्च शिक्षा में दिया है। बिहार के लोग अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं, दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू पहुंच जाएं, इनको पेट में बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो अपने टैलेंट से पहुंच गए वैसी संस्थाओं में जो देश में सबके लिए है। बिहार में बनाओ ना जेएनयू जैसा बिहार में क्यों नहीं बना पा रहे हो? ये तरीका सुशासन चल रहा है। नहीं कुछ भी फेंको, लेकिन जेएनयू जैसी संस्था बनाइए, यूनिवर्सिटी जैसी संस्था बनाइए। अभी भाग रहे थे ना आप, अभी आप भाग रहे थे। नहीं भागेंगे, नहीं आप भाग रहे थे ना, अभी आप करेंगे, अधिकार मांगेंगे और आपसे छीन के मांगेंगे। आपसे छीनेंगे कि जेएनयू बनाइए, आप ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी बनाइए बिहार में, हम आपसे लड़ेंगे। आप कितना भी चिल्लाइए, लेकिन हम आपसे मांगेंगे कि बिहार में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दिस इज एब्सर्ड नॉनसेंस, दिस इज रियली रॉन्ग। इतना बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। कांग्रेस पर जो उन्होंने आरोप लगाया उसका जवाब नहीं, अभी रुक जाइए, ये तरीका ठीक नहीं हो, बीच में कूद गए। आप समझिए, जिस राज्य का विकास दर 14.27 हो, हिंदुस्तान में चौथे स्थान पर हो, उस राज्य पे ऐसी तोहमत अनुराग भदौरिया लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी देखते जाओ, अभी सत्ता से यूपी से बाहर हो, देश से बाहर हो, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। बिल्कुल, इतना ही विकास हो रहा है बिहार में, तो मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चों पर लट्ठो डंडे क्यों पड़ रहे हैं बिहार के सड़कों पर लिटा लिटा कर? जवाब दीजिए। इतना ही विकास अगर बिहार में हो रहा है, तो पुलिस की भर्ती लीक, उसका पेपर लीक, पुल गिर रहे, हाँ, बीपीएससी का पेपर लीक, उसके अलावा 8000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां बलात्कार और अत्याचार झेल रही है बिहार में। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चा, सर आप बोले, मैं एक शब्द बीच में नहीं बोली, आप उन्हें समझा रहे थे, आप बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोली। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे बिहार में पाए जा रहे हैं, और कन्हैया कुमार पलायन रोकने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं अगर इतना विकास हो रहा है? सरकार बेरोजगारी दर 4.2% थी, अब 8% से ज्यादा हो गई। मैं नहीं कह रही, कोई विपक्षी नेता नहीं कह रहा, ये CMI का डेटा कह रहा है। सर बहुत विकास हो रहा है, ये उतना और ऐसा ही विकास हो रहा है जैसे नड्डा जी ने बंजर जमीन पर एम्स दिखा दिया था। आप दीजिए इस बात। और मैंने बीच में किसी के बोला नहीं है। अनुराग जी, मेरे से पहले गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि अभी उन्होंने कन्हैया कुमार का, मौलाना साहब आप तो रेडियो की तरह मत बजिए, पेजर और रेडियो दोनों की तरह बज रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, आप पता नहीं पेजर की तरह क्यों फट रहे हैं, सुन लीजिए। ऐसा है कि उन्होंने अभी कन्हैया कुमार का जिक्र किया। कन्हैया कुमार ने हाल ही में एक बयान दिया कि सड़कें मत बनाओ बिहार में, हमारा पानी चोरी हो जाएगा। ये तो इनकी विकास की थ्योरी है। ममता दीदी बोलती है कि इंडिया को इकोनॉमी में नंबर 1 नहीं करना, और कन्हैया बोलते हैं रोड नहीं बनाना। अरे पवन खेड़ा का शक्ल देखना चाहिए था, वो बोले थे कहां फंस गया भाई। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि उन्होंने कहा कि पेपर लीक पे जैसे ही नाम तेजस्वी के करीबियों का आया, पेपर लीक पर चुप, और कहां पाए गए? AIMPLB के देखिए, अभी बीच में कौन बोल रहा है? लेकिन शहजाद जी, वही तेजस्वी यादव आपके लिए बिहार के चुनाव में सबसे बड़े चैलेंज है, और वो वक्फ के विरोध वाले प्रोटेस्ट में वो बैठे, और उन्होंने कहा इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी।
इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी। एक बार और भी बोला था कि इंशाल्लाह अफजल गुरु को फांसी पे नहीं लटकने देंगे, इंशाल्लाह इस देश के टुकड़े होंगे। ये बोलते रहे। मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर बेरोजगारी की बात है तो AIMPLB क्या बेरोजगारी की बात कर रही है? AIMPLB ने बोला कि महिलाओं को 3 तलाक लेना चाहिए, उनको अधिकार नहीं है तलाक देने का। ऐसे संगठन के साथ जाकर ये बोलते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। किस मुंह से बोलते हैं? कहां गया? कंडेम कीजिए AIMPLB को, कंडेम कीजिए उनके सोच को। नहीं कर सकते अभी। करना पड़ेगा। तो जो दहेज के कारण हिंदू महिलाएं मर रही है उन पर भी कोई बिल नहीं आई है। 10 सेकंड। अभी अनुराग ने बोला, उनका भी मरना हिंदू महिलाओं का बंद हो जाए। क्यों आप जितना आपको यहाँ टाइम मिला उतने वोट नहीं मिलेगा गाजियाबाद में आपको? सुन लीजिए ना, आप बताइए। हाँ 550 ही मिले आपको। चलिए अब मैं 5.5 लाख। चलिए अच्छा चलिए ठीक है, आप गूगल करती रहिए, आप ग्रॉक भी करिए, गूगल भी करिए। मैं बोल लूं मैडम, मैं बोल लूं। ठीक है। अनुराग जी ने बोला कि हम हिंदू मुस्लिम करवा रहे वक्फ के इशू पे। हालांकि वक्फ पे सारे बयान इन लोगों के नेताओं ने दिए, पर एक ही सवाल हम कहते हैं UCC ले आओ, हिंदू मुस्लिम छोड़ो। आप UCC के साथ है क्या? और बोलो मठाधीश को माफिया बोला, एक बार बोलो मौलाना माफिया होते हैं, एक बार बोलो मौलाना माफिया होते हैं। उनको दुर्गंध आती है किससे? गौशाला से। गौ को मां मानते हैं, यदुवंशी तो और भी मानते हैं। गौशाला से तो इनको दुर्गंध आती है, और सुअर के भाड़े में क्या सुगंध आती है आपको? 10 सेकंड। सुअरों के भाड़े में क्या होता है? 10 सेकंड। सुअरों के भाड़े में तो बहुत सुगंध आ रही है, और गौशाला में दुर्गंध आ रही है। बोले हिंदू मुस्लिम। 10 सेकंड। योनी विधायक 10 सेकंड। सुअर बोला 2 लोग मारी जा रही है, सुअर पे दोनों लोग हैं। सबसे ज्यादा गाय मारी जा रही है। सुअर पे दोनों। 10 सेकंड। अंजना जी 10 सेकंड। सबसे ज्यादा गायों आपको तय करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ चिल्ला रहे हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं, आपकी सरकार 11 साल से है, आप क्यों नहीं राष्ट्र पशु राष्ट्र माता डिक्लेयर कर देते? क्यों नहीं आप कहते कि गोकसी नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी? इसका मतलब है कि आप बनाना नहीं चाहते, आप गोवा में अलग कानून चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट में अलग कानून चाहते हो, यहाँ पे खड़े होकर अलग बात करते हो। क्योंकि आपने क्यों नहीं बनाया? गोकसी पे आपने लगाम क्यों नहीं लगाई? कानून बना देते कि यहाँ पे गो हत्या नहीं होगी, लगा देते। आपका विधायक लोनी का चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ गोकसी हो रही है, और बेचारे के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, रोड पे लेटा हुआ है, उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हो। ये सिर्फ, मैंने आपको पहले बोला था, हमारे आपके बीच में नफरत की बात करते हैं, ये डबल नीति अपनाते हैं। यहाँ कानून अलग, गोवा में कानून अलग। इनका मंत्री क्या कहता है? पूछो इनसे, मीट खाने के बारे में क्या बोलता है ये? चलिए आपके सोचो इनका मंत्री कैबिनेट मंत्री पद से नहीं निकल पा रहे। गौ माता की बात कराएंगे। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ, सबसे बड़ा गौशाला अगर है तो सैफी में अखिलेश यादव जी के घर पे है, सबसे बड़ी गौशाला। आप बताइए किसी मंत्री के घर में है या किसी बड़े नेता के यहाँ, तो बता के दिखाइए मुझे। बताइए आप किसके यहाँ पे इतनी बड़ी गौशाला है जहाँ 100 का है? धर्मगुरु पर अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे ना, 2 लाइन का जवाब दीजिए। बचाने के लिए अगर दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, क्या मुस्लिम उनकी यात्रा रोकते हैं? आप मुस्लिम समुदाय की नाराजगी मोल लेंगे इस बिल में? देखिए अंजना जी, आपको याद होगा जब तलाक का बिल आया था, नीतीश कुमार जी का एक बयान था कि सब स्टेक होल्डर से बातचीत करके इसको आगे बढ़ाया जाए। और नीतीश कुमार जी ने जब वक्फ बिल आया संसद में, तो पटना में तमाम मुस्लिम संगठनों से बात की। उस समय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी मौजूद थे। जो भी सुझाव आया, जो भी सुझाव आया, दिलेश्वर कामत जो JPC में है, सारे के सारे सुझाव वहां रखे गए। अभी वक्फ बिल का पूरा सामने मसौदा आया नहीं, JPC चर्चा कर रहा है। मसौदा आएगा, ये तरीका ठीक नहीं अनुराग। मसौदा आएगा 2013 में। आप लोगों की जानकारी के लिए और देश के लिए, 2013 में वक्फ संशोधन आया। ना अनुराग जी का कान में जूरेगा, ना मुलायम सिंह जी के कान में जूरेगा, कोई पार्टी कुछ नहीं बोली, साइलेंटली वक्फ बिल पास। और मैं ये देश से एक के सामने एक सवाल छोड़कर जाता हूं कि पिछले किस बार आपने देखा कि किसी प्रगतिशील बिल के लिए वो कौन सी पार्टी AIAM के ओवैसी ने समर्थन दिया हो संसद में किसी ऐसे बिल के लिए जिससे मुस्लिम समाज का कोई कल्याण होता हुआ दिख रहा हो? जेडीयू का बताओ, किसी बिल के लिए जेडीयू का बताओ समर्थन है कि नहीं है? जेडीयू का बताओ, जेडीयू क्या चाहती है बताइए। समाजवादी पार्टी विरोध में खड़ी महिला आरक्षण बिल पे इनके सांसद फाड़ दिया करते थे बिल, उसको भी नीतीश कुमार जी ने समर्थन देकर दूसरे की पॉलिसी में है प्रगतिशील समाज जो भी वक्फ बिल आएगा, जेडीयू बताए चर्चा होगी, बिल के सपोर्ट में है, विरोध में है, होगी तो उस पर बातचीत होगी। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जगह जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, गर्दनी बाग, पटना, बिहार हो या फिर अब आंध्र प्रदेश में भी होने वाले, ये तस्वीर साफ नहीं हो रही। भी जवाब दे देंगे। परम आदरणीय अंजना जी, मैडम प्लीज।
परम आदरणीय अंजना जी, आप मुझे मुसलमान मानती है ना? मैं भारतीय मुसलमान हूँ। आप कह रहे हैं जगह जगह में प्रदर्शन हो रहा है, किनके द्वारा हो रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा हो रहा है और AIMIM द्वारा हो रहा है, आम मुसलमानों द्वारा नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुश्मनी ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। यदि आप वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो मुसलमान आपको गले से लगाएगा, ये गले से लगाएगा आपको। और सुनिए सुनिए मेरी बात, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। संविधान में कोई प्रगतिशील पॉइंट जुड़ेगा, हम उसके साथ मुसलमान साथ में है वक्फ बिल के, क्योंकि सुनिए मैं आपको उसका उदाहरण बता रहा हूं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, केवल इन तथाकथित राजनीतिक दलों ने विरोध किया। राम मंदिर का फैसला आया, किसी मुसलमान ने कोई प्रदर्शन नहीं किया अलावा ओवैसी के। 370-35 का फैसला आया, किसी आम मुसलमान ने विरोध नहीं किया। केवल चंद पॉलिटिकल लोगों को जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं मुसलमानों के, उनको मुसलमान नहीं कहा जाना चाहिए। मुसलमानों को बदनाम भी ओवैसी कैसे करता है? क्यों नहीं कर रहे आप? जिसका मालिक अल्लाह है भैया, चाहिए हमें 3 तलाक, 3 तलाक नहीं चाहिए, स्टेटमेंट है भैया। लोगों ने लिख भेजा, इसके बाद आप ही का मौका आएगा। माइक नीचे रखिए। मालिक जिसका है उसको ये लोग बर्बाद कर देंगे, जिसका मालिक अल्लाह है उसको दुनिया का कोई आदमी बर्बाद कर सकता है। अगर आप ये मानते हो तो आप मुसलमान नहीं हो, क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे, वो शम्मा है नरेंद्र मोदी। वक्फ प्रॉपर्टी की जो रक्षा करने के लिए अल्लाह ने बनाई है, ये कभी नहीं भूल सकती, आप ध्यान रखिएगा। और जो चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो होगा। कोई सवाल आपको पूछना खत्म होंगे। आप मोदी जी को अगर अपना आका मान रहे हैं तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इसको मानते हैं सरकार 5 करोड़ लोगों ने लिख दिया, 5 करोड़ लोगों ने लिख के विरोध किया। आप कह रहे हैं मुसलमानों ने झूठ परोस रहे हैं देश के सामने। ऐसी बात करो जो देश के सामने संविधान है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है काट के सुबह जत्था जब आया तो लगा कोई बात नहीं, अरे काट के सुबह तो हमें लगा लाल आंख दिखाकर आएंगे सुनाने की, यानी हमारी जुबान काट रहे हैं, बात कहने भी नहीं दे रहे। मत डराइए, मुझे बोलिए ना मैडम। काम को आप धमकाने लगे। बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है संविधान बनाने की, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वक्फ बोर्ड से लोगों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को उससे फायदा और लोगों को भी उससे फायदा हो। कानून इस तरह बनाना चाहिए। और जब ये कह रहे हैं जेपीसी में जब विरोध कर रहे हैं विपक्ष के लोग, जेपीसी में विरोध हो रहा है तो उसको फिर पार्लियामेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट में भेजना चाहिए और उसके बाद कानून बनाना चाहिए। ये मस्ती कर रहे हैं, ये विपक्ष को बैकआउट करके कानून बना रहे हैं, ये कोई कानून नहीं है। आज कानून बनना है, कल कानून टूटेगा। जैसे आज हम ये कह रहे हैं गुंडागर्दी करता है, गालियां बकते हैं, गुंडागर्दी कर रहा है। कौन है गुंडागर्दी करता है? हिंदुस्तान में गुंडागर्दी कौन कर रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, गुंडागर्दी हो रहा है, आपकी कांग्रेस का गुंडागर्दी कर रहे हम लोग जो गए वो बता रहे हमको सवाल उठा रहे हैं, सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी है क्या? हेलो, सरकार तो वक्फ ये कहता है, सुनिए 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 सुनिए, अरे जनता को तो सुनिए। इधर देखिए डॉली जी, रुकिए हाजिर खान। हाँ जी, वक्फ ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंटल लैंड है वो क्या कहते हैं अब इस्लाम के हाथ में नहीं जा सकता है। तो अगर जो 1980 में जो गवर्नमेंटल लैंड नहीं था वो वक्फ के तहत था, अब वो गवर्नमेंट का हो जाएगा अचानक से? और एक और सवाल, अगर हमारे भारत में मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास, हर एक रिलीजन के पास ज़्यादा लैंड है, तो अगर मैं अपने 2 BHK को बोल दूं कि ये भी राम मंदिर है तो फिर मैं उस पर भी टैक्स एवेड कर सकता हूँ क्या? ठीक है, क्योंकि आपका टेक्निकल सवाल है, मैं उसका जवाब दे, मुझे लगता है सवाल मुझसे ही है तो मैं जवाब दे दूं। अभी से है। हाँ, एक ही चीज बोल दूं जवाब देने से पहले कि उन्होंने कहा कि मोदी हमारा आका आप मानते हैं। हम मोदी को आका मानते हैं, हम औरंगजेब को अपना आका नहीं मानते। मौलाना साहब कान खोल के सुन लो, इस देश में सुन लीजिए, ये सड़क चौराहे की बहस है, माइक नीचे रखिए। जब मैं आपका नाम बोलूं तब बोलिए सर, प्लीज स्टॉप दिस। औरंगजेब वो जवाब दे रहे हैं, आप हाथ उठाइए, प्लीज स्टॉप इट सर। और देखिए अनुराग जी ने अच्छा बोला कि उन्होंने बोला कि मैं फैज साहब को हिंदुस्तानी मानता हूं, राणा सांगा को गद्दार मत मानिए,
कम से कम भदौरिया जी आप तो मत मानिए, मैं तो नहीं मानता। भदौरिया जी आप मैं तो तो कम नहीं से कम मत मानता। मानिए, बोलिए गलत बोला, मैंने चलिए तो नहीं छोड़िए। मानता। राणा सांगा इस देश के जवाब वीर दे दो, शूर जवाब दे है, दो। उनको गद्दार नहीं बोला जा जवाब सकता। दे दो। राणा सांगा ने मुगलों को धूल चटाई, उसके सवाल का जवाब, उसके सवाल का जवाब, गद्दार नहीं बोला जा सकता। ठीक है, उसके सवाल का जवाब, सवाल का जवाब देंगे नहीं, सुनिए ना, अरे आप बता रहे, चलिए सवाल का जवाब देने के पहले दुनिया भर की कहानी सुना दी। ठीक है, आ जाइए, आप ही आ जाइए, मैं चली जाती हूँ। गद्दार साबित करने में ये भदौरिया लगा हुआ है। देखिए अब मैं बताता हूं, देखिए आपने जो कहा, हमारा कानून ये कहता है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में अभी सर्वे हुआ, 76% जो वक्फ की लैंड थी वो गवर्नमेंट की लैंड थी, इसलिए क्योंकि वहां पे वक्फ बाय डीड नहीं, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि डीड ना हो, सेल मतलब आपके पास पेपर ना हो, तब भी आप कोई भी लैंड वक्फ के नाम पे क्लेम कर सकते हैं। इस रिवाज से गवर्नमेंट की बहुत सारी लैंड क्लेम हो चुकी है। अब इस पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, सुनिए, रुक जाइए, नाम बता देना इसमें रेट्रोस्पेक्टिव का नाम बता दो भाई। क्या प्रॉब्लम है आपकी? इसमें रेट्रोस्पेक्टिव, आप हाथ उठाइएगा ना, मैं आपको मौका दूंगी। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, इसमें प्लीज वेट, आप रेट्रोस्पेक्टिव, हाथ उठाइए, मैं नहीं आऊं तो बताइएगा। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा नहीं आएगा ये तो पार्लियामेंट जब कानून का मसौदा आएगा तब पता चलेगा। पर मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की हैसियत नहीं रखेगी। और हिंदुओं के बारे में, हिंदू का टेंपल ट्रस्ट सरकार को टैक्स भी भरता है और अपने लेवल पर भी हॉस्पिटल चलाता है। इनको तो केवल इतना करना है कि कानून बनाना है, उसमें भी इनको पेट में दर्द हो रहा है। यह बात नहीं हो सकती। संविधान में आर्टिकल 14 सबके लिए समान दृष्टि से काम होना चाहिए। क्या मुसलमानों के साथ जो कानून है हिंदुओं के पास है क्या? छोटा सा ही मेरा सवाल होगा कि हर मुद्दे पर समाधान के बजाय राजनीति क्यों होती है? जवाब से पूछना है आपको, मेरा सवाल है। प्रॉब्लम से ही पूछेंगे ना, सवाल प्रॉब्लम से ही पूछेंगे। प्रॉब्लम सवाल है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तो आप ही ने बनाए हुए हैं, तो आप क्यों नहीं उन पे कार्रवाई करते? दूसरी बात, आपने अभी राणा सांगा जी की बात की, मैं तो कहता हूं राणा सांगा जी तो बहुत महान योद्धा थे, कौन कहता नहीं थे? मैं कहता हूं राणा सांगा, बोले तो यार ये क्या बात हुई, चिल्लाने लगे। अब अंजना जी चुप कराइए इनको, अब चुप कराने लगो, अब डरने लगे, अब चुप कराइए। राणा सांगा जी महान योद्धा थे और उनको दुश्मन भी बोलता था कि राणा सांगा जी महान योद्धा थे और हैं और रहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप हमेशा हर चीज का मुद्दा क्यों बनाना चाहते हो? औरंगजेब आप कब्र से खोद के ला रहे हो बार बार। औरंगजेब, इन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सवाल इनसे पूछ सकते थे, आप पूछ सकते थे, लेकिन आपने औरंगजेब से जोड़ दिया। हर चीज को औरंगजेब से जोड़ देंगे आप, किसी चीज को औरंगजेब से जोड़ देंगे। औरंगजेब इतना प्यारा हो गया, औरंगजेब अकबर बाबर इनके आदर्श हो चुके हैं। हर जगह औरंगजेब अकबर बाबर लेके आ जाते हैं, जिनका इस देश को मुगल से कोई लेना देना नहीं है। कोई मुगल का सम्मान नहीं करता, मुगल को आदर्श कोई नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी मुगल को बार बार लाके यहाँ पे खड़ा करके राजनीति करना चाहती है। लेकिन जो आपसे सवाल बच्चे ने पूछा था, उस सवाल का जवाब ना देके औरंगजेब और इतिहास में चले गए, ये चिंता का विषय है। एक वाक्य केवल, राणा सांगा महान थे कि नहीं थे? अरे एक वाक्य नहीं, राणा सांगा महान थे नहीं थे? मैं तो मानता हूँ सुमन जी से कब बनवाएंगे? सांगा जी सुमन जी से कब बनवाएंगे? इसके बारे में लिखित में दे। सुमन जी से कब बनवाएंगे बताइए। रहेंगे। अब आप बताओ, अब अंजना जी अब आप बताओ, केवल एक लाइन। इन्होंने कहा राणा सांगा महान थे, अरे हम तो मान रहे महान थे, आपके सांसद बोल रहे हैं 100 बार भी मुझसे माफी मंगवाने बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे। और औरंगजेब का विषय रहमतुल्लाह बोलकर अबू आजमी ने निकाला, अबू आजमी को निकालिए पार्टी से। आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ, इस डेटा से आप समझ जाएंगे। एक सेकंड सर, जो आपका प्रश्न था, दरअसल एक राम मंदिर ट्रस्ट में 5 साल में 2150 करोड़ रुपए खर्च हुए 5 साल में, और 5 सालों में 396 करोड़ टैक्स भरा है राम मंदिर ट्रस्ट ने, 396 करोड़। और वक्फ बोर्ड ने कितना भरा है? 1.25 करोड़, जबकि उनकी संपत्ति कई हजार गुना ज्यादा है। तो आप इस बात को समझिए कि राम मंदिर ट्रस्ट टैक्स दे रहा है 396 करोड़, जिसमें 272 करोड़ सिर्फ जीएसटी है। ये सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर पर है। तो ये गलत बात आपको समझाई गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से टैक्स नहीं दिया जा रहा है। आप राम मंदिर ट्रस्ट या राम मंदिर घोषित करके अपने फ्लैट का टैक्स से नहीं बच सकते हैं। मंदिर टैक्स दे रहे हैं 396 करोड़, और मैं आपके सामने डेटा बता रही हूं, तो आपका जो इंफॉर्मेशन था वो गलत है। और वहीं पर जो पूरे वक्फ जमीन 1.25 करोड़, आप कंपैरिजन देखिए, 396 टाइम्स टैक्स राम मंदिर ट्रस्ट 5 साल में दे रहा है। तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन मैं हाजिर खान साहब आपके पास एक सवाल लेकर आना चाहती हूं कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दे रहे हैं? कुल जो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास 40,951 केसेस हैं,
उनमें से 9,942 मामले यानी 24% जो केसेस हैं वो मुस्लिम्स ने किए हैं वक्फ बोर्ड पर। देखिए मैडम, बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, जो आप पहले कह रही थी, उसका एक तो सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। इसका भी जवाब दूं। सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, तो टैक्स कम जाएगा। यानी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हजारों में उसकी किराया आ रहा है, तो उसमें कम ही टैक्स जाएगा। रही बात जो आप सवाल कर रही हो कि ये देश के मसला है, देश के हिंदू और मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी की इनकम से भी फायदा होना चाहिए। ये देश हिंदू और मुसलमान सबका है, ये एकता का मुल्क है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी ये दूरी पैदा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है? मैंने मैडम आपके एक लाइन दे दीजिए बस, मैं जवाब सुना ही नहीं सवाल। एक लाइन दे दीजिए अंजना जी। चलिए टेक टू, एक सेकंड, टेक टू। 24% ये रियल डेटा है। 24% जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कंप्लेनेंट्स हैं, शिकायत करता है, वो मुस्लिम है। आप इसको हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दे रहे हैं? मुस्लिमों को भी शिकायत है वक्फ बोर्ड के काम करने के तरीके से, और इसीलिए 24% कंप्लेंट्स मुस्लिम्स की हैं। मैडम हमें भी विरोध है, हमें विरोध है। जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सरकार की जानिब से, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ तो दिक्कत है ना, फिर बदलने दीजिए। अनुराग एक लाइन में बोलता हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बार बार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जेपीसी में है, पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, अगर सही है तो पार्लियामेंट पास करेगा। ये माहौल क्यों बना रहे हैं कि सब लोग वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं? अरे भैया पार्लियामेंट चलाओ, चर्चा नहीं करना चाह रहे हो, आप डिबेट में चर्चा कर रहे हो, क्योंकि जेडीयू आपके साथ नहीं है, टीडीपी आपके साथ नहीं है, पार्टियां आपके साथ नहीं, इसलिए आप यहाँ चर्चा कर रहे हो। पार्लियामेंट में चर्चा कराने से क्यों बच रहे हो? आप बताइए, आप क्यों बच रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस सरकार को हमने, ये जो यहाँ बैठे हैं, इनका भविष्य बनाने के लिए चुना था, ना कि औरंगजेब को कब्र से निकालने के लिए चुना था। ये आज के बच्चों का भविष्य तय करने के लिए ना शिक्षा की बात करते, ना स्वास्थ्य की बात करते, ना रोजगार की बात करते। शिक्षा और स्वास्थ्य के तो बजट घटाते हैं, ये काटते हैं बजट, और ये औरंगजेब को कब्र से निकालो निकालो निकालो। अरे आपको भविष्य के लिए चुना था, भूत के लिए नहीं चुना था। ठीक है, 500 साल, 1000 साल पहले क्या हुआ, अब इन बच्चों का क्या होगा वो बताइए। अरे डॉली जी, आपकी सरकार थी, बिहार में नीतीश जी की सरकार थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किशनगंज में अपना कैंपस खोलने के लिए जमीन चाहिए था, दिया किसने? नीतीश सरकार ने दिया। वक्फ बोर्ड के पास जमीनें होती देती, जामिया मिलिया इस्लामिया किस भूमि पर बना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जमीन दानकर्ताओं ने दान दिया, और देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। मैं मानता हूं कि वक्फ एक महान मकसद है, चूंकि मैं उस परंपरा में पढ़ा लिखा हूं, जामिया का स्टूडेंट रहा मैं, तो मैं जानता हूं कि वक्फ का जो मकसद होता है वो आम गरीब मुसलमान यतीम लोगों के कल्याण के लिए होता है। 9 लाख यार प्लीज अनुराग, 9 लाख एकड़ जमीन जिस पूरी कौम के पास हो, उस कौम की यह हालत कि वो सड़कों पे भीख मांगता हुआ दिखे, क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं? या वो हिंदुस्तान चाहते हैं जहां का मुसलमान शिक्षित, ताकतवर और सबसे ज्यादा मजबूत हो दुनिया में, जो सबसे ज्यादा प्रगति, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? हम वो हिंदुस्तान चाहते हैं जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी तरक्की हो, और तरक्की की बात करने वाला का जो भी विरोध करेगा, देश उसको नकारेगा। बिहार में गरीबी बोल चुके, सिर्फ दो लाइन सिर्फ दो लाइन है, और पहली लाइन सुन के हंगामा मत मचाना, दूसरी लाइन भी सुन लेना। मैंने कहा कि जेपीसी में हमारे साथ गुंडागर्दी हुई, तो कहा वीडियो दिखाओ, वो विचारधारा एक्सपोज हो गई। जो एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो कहते हैं वीडियो लाओ, उसमें कुछ प्रमाण मिले, ये विचारधारा एक्सपोज हुई। दूसरी बात, किराया कम आता है, इन्होंने कहा, इसीलिए वक्फ सुधार लाया जा रहा है। 50 साल पहले 50 रुपए किराया था, आज भी 50 रुपए दे रहे हैं, 50,000 किराया हो, इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। अभी भूत और भविष्य नहीं है, अरे भाई साहब का विरोध हो रहा है, नीति और नियत लगा रखा है क्या यहाँ पे? अभी अंजना जी बोल दूं मैं। देखिए, इन्होंने भूत और भविष्य की बात की, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो मुसलमान के बच्चे हैं उनको मदरसों में जाना पड़ता है। ये वक्फ का अमेंडमेंट होगा तो वो भी मॉडर्न स्कूल बना सकेंगे, इसको रोक कौन रहा है? और औरंगजेब नहीं, हमने तो एपीजे अब्दुल
अब्दुल कलाम के नाम पे रोड को रखा, उनको राष्ट्रपति बनाया। इन्होंने विरोध किया कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों रोड रखा है। इनको बोलिए कि इन्होंने किसको पीछे ले जा रहे हैं और कौन आगे बढ़ रहा है, पूरे देश ने देखा है। वरना बोलिए कि औरंगजेब के नाम पे रोड को हमने मना किया। बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।